अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है दो वंशों का अध्ययन किया है, जिसमें पहला वंश मामलुक वंश था और दूसरा जो है खिलजी वंश, और तीसरे वंश जो है तुगलक वंश है। और तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत के जितने भी दिल्ली सल्तनत 5 वंश हुए हैं, जिसमें से अभी तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का जो शासन काल है वो 1320 से और 1414 तक जो है वो रहा है। तकरीबन ये 94 साल तक इनका शासन रहा। अगर दिल्ली सल्तनत के अगर हम जो है वंश के बारे में बात करें तो तुगलक वंश के जो शासक थे उनके द्वारा सबसे अधिक समय तक शासन किया गया। और दिल्ली पर जो शासन करने वाले जो तुर्क राजवंशों की अगर हम बात करें, तुर्कों की बात करें, तो उसमें जो तुगलक वंश था वो अंतिम वंश था। और तुगलकों जो वंश था उसका अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। अब जो है प्रश्न आता है तुगलक के जो शासक थे उनकी उत्पत्ति का। तो जो तुगलक जो शासक थे, जो सुल्तान थे, ये उनका व्यक्तिगत नाम था, ये जातीय नाम नहीं था। दूसरा, जो तुगलक वंश के जो शासक थे वो मिस्र जाति के थे। और जो जैसा कि इतिहासकार उस समय के जो तत्कालीन इतिहासकार थे, फरिश्ता जिनका नाम था, उनके द्वारा कहा गया कि जो गयासुद्दीन, जो तुगलक वंश के जो पहले शासक थे, गयासुद्दीन के पिता मलिक तुगलक बलवन का एक दास था, बलवन का तुर्क दास था, और उसकी माता स्थानीय पंजाब की एक जाट महिला थी। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो तुगलक वंश के जो शासक थे वो मिस्र जाति के थे। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत के कौन से ऐसे शासक थे जिनकी उत्पत्ति जो है भारतीय जो है भारत से रही है। तो यहाँ देखा जाए कि जो तुगलक जो थे उनमें जो है दोनों का मिश्रण था। हिंदुओं का भी मिश्रण था वो एक तरीके से उनमें, और जो है तुर्कों का भी था। तो जो दो चीजों का इनके के अंतर्गत जो मिश्रण था, तो उसमें हिंदुओं की विनम्रता और कोमलता और तुर्कों का पुरुषार्थ एवं उत्साह, इनमें जो है मिश्रण था। तो यहाँ जो पहला शासक था तुगलक शासकों में, गयासुद्दीन जो तुगलक था, तो ये पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। और इसने जो उपाधि जो धारण की थी वो गाजी की उपाधि धारण की थी। और जो है गाजी का मतलब जो था वो काफिरों का घातक था, मतलब काफिरों की हत्या करने वाला जो कहा जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक जो है मध्यकालीन इतिहास का ऐसा पहला शासक था जिसने जो है वास्तविक तौर पर देखा जाए तो जो शाही छत्र होता था, जो शाही जो प्रतीक था, उसका इसके द्वारा प्रयोग किया गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के जो खिलजी था उसके शासन काल में गयासुद्दीन तुगलक जो है पश्चिमी सीमांत प्रांत का एक शक्तिशाली गवर्नर था। और वे वहाँ जो है एक तरीके से वहां पर ये तैनात था उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में। और मंगोलों को जो है इसने वहां पराजित किया था, और मंगोलों को पराजित करने के कारण ही इसको जो है उपाधि जो मिली थी वो गाजी की जो उपाधि मिली थी। गयासुद्दीन तुगलक ने जब जो है 1320 में जब शासन ग्रहण किया, तो अभी तक जो अलाउद्दीन खिलजी की जो कठोर नीतियां थी, चाहे वो जो है शासन के संबंध में रही हो या सेना के संबंध में रही हो या राजस्व या उसकी आर्थिक नीतियां रही हो, उनको इसके द्वारा जो है परिवर्तित कर दिया गया। तो इसके द्वारा जो नीतियां अपनाई गई जो थी वो एक तरीके से उदार नीति अपनाई गई थी। अगर हम बात करें अलाउद्दीन की कुछ नीतियां थी, तो अलाउद्दीन के द्वारा
जो उसने अपने जो सैनिकों का जो गठन किया था, वो स्थायी सेना का गठन किया था। साथ में ही उसके द्वारा जो सैनिकों के जो सैनिक थे उनका चेहरा और जो घोड़े होते थे, जो सैनिक होते थे, उनका जो है चेहरा और हुलिया रखा जाता था। और साथ में जो जो घोड़े होते थे उनको दागने की, उनको चिन्हित करने का उसके द्वारा एक कठोर नियम जो है बनाया गया था। लेकिन उस नियमों में जो है इसके द्वारा उस नियमों में ढील दे दी गई थी। साथ में ही अगर हम बात करें कि जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई थी, उसके द्वारा जो है अन्य शासकों की अपेक्षा जो है कार्य कुशलता बढ़ाने पर इसके द्वारा जोर दिया गया। इसके द्वारा जो विशेष तौर पर दिल्ली सल्तनत में यातायात की व्यवस्था और तरह डाक प्रणाली को जो है पूर्ण रूप में जो व्यवस्थित करने का जो श्रेय दिया जाता है, वो गयासुद्दीन तुगलक के को ही दिया जाता है। तो अगर हम बात करें मध्यकाल में जो है दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें, तो विशेष तौर पर डाक जो व्यवस्था थी और यातायात की व्यवस्था को जो है व्यवस्थित जो रूप दिया था, वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिया गया था। तो इसका कारण ये था कि क्योंकि जो सेना थी उसको जो है एक तरीके से सेना के आगमन के लिए और एक तरीके से जो सेना को जो है सेना की सूचना जो है जो त्वरित गति से मिल सके, उसके लिए उसने जो है यातायात के साधन और डाक प्रणाली को जो है संगठित किया। साथ में ही इसके द्वारा जो है पुलों और एवं जो है नहरों का भी निर्माण कराया था। तो सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था। साथ में ही इसके द्वारा जो है अन्य कार्य भी जो निर्धन लोग थे उनके लिए भी इसके द्वारा कार्य किए गए थे। अगर हम अन्य बात करें, इसकी आर्थिक नीतियों की बात करें, तो आर्थिक नीतियां चूंकि इसके द्वारा जो अलाउद्दीन की जो कठोर नीतियां थी उनको इसके द्वारा त्याग दिया गया था और एक मध्यवर्ती नीति इसके द्वारा अपनाई गई थी। हम अगर बात करें अलाउद्दीन के द्वारा जो है भूमि की माप के आधार पर जो है लगान का जो है निर्धारण किया गया था, जो जिसमें प्रति बिस्वा उपज के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था, उस पद्धति को इसके द्वारा जो है वो त्याग दिया गया। तो उसके द्वारा जो एक सामान्य हम कहें उपज के आधार पर जो उपज होती थी, या ये कहें कि गल्ला बटाई का एक जो नियम था, उसके आधार पर इसके द्वारा जो है लगान का जो है निर्धारण इसके द्वारा किया गया। साथ में ही देखा जाए कि जो है 1323 में इसने शहजादे जौना खां, जिसका जो नाम था वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन तुगलक था, उसको दक्षिण भारत में सल्तनत की प्रभुत्व की जो है पुनर्स्थापना के लिए भेजा गया था। अलाउद्दीन के जो खिलजी था उसके शासनकाल में जो दिल्ली सल्तनत जो है कि एक तरीके से कहें कि के अंतर्गत जो दक्षिण भारत के जो राज्य आ गए थे, जिन पर जो दक्षिण भारत के राज्यों पर जो प्रभुत्व स्थापित हो गया था, वो जो प्रभुत्व था वो समाप्त हो गया था। तो 1323 में इसने अपने पुत्र जो है जिसका नाम जौना खां था अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण भारत में सल्तनत की प्रभुसत्ता की पुनर्स्थापना के लिए भेजा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल और मदुरा के जो राजा थे उनको विजित किया और उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। क्योंकि अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो उद्देश्य ये था कि जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं, दक्षिण भारत के जो शासक हैं, वो उनको जो प्रत्यक्ष रूप से जो एक तरीके से दिल्ली सल्तनत थी उसमें ना मिलाया जाए, सिर्फ उनसे कर ही वसूल किया जाए। लेकिन जो है गयासुद्दीन तुगलक ने उससे अलग नीति अपनाई और यहाँ पर दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनको दिल्ली सल्तनत में इसके द्वारा मिलाया गया। तो दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत का जो पहला राज्य मिलाया गया था वो राज्य था वारंगल था। यहाँ हम बात करें कि गयासुद्दीन जो तुगलक था, उसका निजामुद्दीन जो औलैया थे, जो सूफी संत थे, उनसे जो है एक मनमुटाव था। मनमुटाव का कारण ये था कि गयासुद्दीन तुगलक जब शासक बना था, तो उसके द्वारा जो है जो धार्मिक अनुदान जो दिए गए थे जो है सूफी संतों को, उनको जो है वापस इसके द्वारा मांगा गया था। तो जिसमें निजामुद्दीन औलैया भी थे और उनसे भी जो है जो धार्मिक अनुदान जो दिए गए थे उनको वापस मांगा गया। तो ऐसी स्थिति में जो निजामुद्दीन औलैया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में जो एक मनमुटाव की स्थिति होती है। निजामुद्दीन औलैया जो है उनका एक कथन है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है,
तो ये माना जाता है कि गयासुद्दीन जो है तुगलक जो है वो निजामुद्दीन औलैया की जो नाराजगी थी उनकी एक तरीके से शाप के कारण ही मारा गया। और 1325 में जो जब मोहम्मद बिन तुगलक जब जो है दक्षिण विजय करके जो है जब आया था, तो और जो है या ये कहें कि जो है गयासुद्दीन जो तुगलक अपने सैन्य अभियानों को जो है एक तरीके से पूरा करने के बाद में जब आया, तो उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके समारोह के लिए जो है 1325 में एक लकड़ी का भवन जो है बनाया था, और उस भवन के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की जो है उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक के बाद में उसका पुत्र जो है मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से 1351 तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहा था, और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विद्वान शासक था। इसके द्वारा अरबी, फारसी जो है, अगर हम बात करें जो है गणित की बात करें, और जो है ज्योतिष और उन सारी विधाओं का इसके द्वारा अध्ययन किया गया था। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था। और इसी के शासन काल में 1333 में अफ्रीकी जो यात्री था इब्न बतूता भारत आया, और उसे दिल्ली का जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपने राजदूत की हैसियत से चीनी जो शासक था उसके दरबार में भेजा, और इब्न बतूता के द्वारा ही जो अपनी एक पुस्तक लिखी गई रहला, उसी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जो घटनाएं थी उनको जो है उसमें वर्णन किया गया है। यहाँ हम देखें मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल है, विशेष तौर पर जो है उसकी जो 5 योजनाएं थी उनके कारण जो है प्रसिद्ध रहा है। और जो इसकी जो योजनाएं थी वो क्रमवार यहाँ आपको दिख रही है सारी, जिसमें पहली जो योजना थी वो दोआब में कर वृद्धि थी। अगर हम देखें, बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत का ऐसा दूसरा शासक था जिसके द्वारा भू राजस्व पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। और साथ ही ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सूबे की आय और व्यय का हिसाब किताब रखने के लिए एक अलग से एक रजिस्टर का जो है इसके द्वारा जो है तैयार कराया गया था, और उसमें सूबे की जो आय और जो व्यय होती थी उसको रखा जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने जो है अपने जो शासन काल में जो सूबे जो होते थे, एक तरीके से जो दिल्ली सल्तनत था एक तरीके से प्रांतों में बटा हुआ था जिनको सूबा कहा जाता था, उनकी आय और व्यय का हिसाब किताब रखने के लिए रजिस्टर इसके द्वारा तैयार की गए थे। साथ में ही इसने जो है अगर हम देखें कि दोआब में जो उसकी जो पहली योजना थी भू राजस्व के संबंध में, इसने दोआब में कर वृद्धि की। दोआब में जो अभी तक जो वृद्धि जो थी, जो भू राजस्व वसूल किया जाता था वो 50% की गई थी, लेकिन इसके द्वारा जो वृद्धि की गई थी 50% की जो अतिरिक्त थी वो उसमें 1/10 से 1/20 जो है प्रतिशत की उसके द्वारा वृद्धि की गई। साथ में ही जो अन्य कर जो थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मैंने बताए थे, जो घड़ी और जो है चराई का जो कर लिया गया था वो भी इसके द्वारा जो है वसूल किए गए। लेकिन जब ही इसके द्वारा जो है दोआब में कर में वृद्धि की गई, लेकिन उसी समय वहां पर जो है अकाल पड़ गया, और ये अकाल जो है 7 वर्ष तक का रहा करीबन। जैसे ही ये योजना जो है 1325 में इसके द्वारा लागू की गई, और ये अकाल जो है 1334-35 तक ये अकाल जो है चलता रहा। और ऐसी स्थिति में जो है एक तरफ तो जो है कर वृद्धि होती है, और दूसरी तरफ जो है लगान में जो करों में वृद्धि होती है, तो इससे जो है जो किसान थे उन पर जो अत्यधिक बोझ जो है पड़ गया, और जो किसानों की स्थिति जो है वो दयनीय होगी। तो वहीं दूसरी ओर जो राजस्व अधिकारी थे उनके द्वारा जो है किसानों से जो लगान जो वसूल किया गया उससे जो है उसको जो है बड़ी जो है निर्दयता के साथ वसूल किया गया। तो ऐसी स्थिति में जो पूरे दोआब का जो क्षेत्र था वहां पर जो है विद्रोह फैल गया, और इस विद्रोह को जो है एक तरीके से कठोरता के साथ दबा दिया गया। दूसरी जो योजना थी वो मोहम्मद बिन तुगलक की योजना थी, वो राजधानी में
परिवर्तन। तो ये जो योजना थी वो 1326-27 की योजना है। और इसके द्वारा जो दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी दिल्ली, उसको राजधानी को परिवर्तित करके उसको दौलताबाद, जिसको देवगिरी बोला जाता था, वहां पर भी इसके द्वारा उसको ले जाने का प्रयास किया गया था। देवगिरी को जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो नाम दिया गया था वो कुतुबुल इस्लाम नाम दिया गया था। लेकिन जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा जो है एक तरीके से जो नाम जो दिल्ली जो देवगिरी को जो राजधानी बनाने के जो कारण हैं वो अलग अलग दिए गए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो है जो मोहम्मद बिन तुगलक जो है जो उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य जो है एक तरीके से जो प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। और इसी कारण उसने जो है दिल्ली के जो है एक तरीके से स्थान पर जो है देवगिरी को राजधानी बनाने का जो है उसके द्वारा प्रयास किए गए। साथ में अगर हम बरनी की बात करें, जो बरनी जो समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने माना है कि जो सुल्तान था, चूंकि जो है दिल्ली सल्तनत के जो राज्य थे, जो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था। तो बरनी का ये कहना था कि चूंकि दौलताबाद जो था वो दिल्ली सल्तनत के केंद्र में पड़ता था, और दिल्ली सल्तनत के केंद्र में होने के कारण ही जो है सुल्तान देवगिरी से उत्तर भारत के राज्यों के साथ साथ दक्षिण भारतीय राज्यों पर भी एक प्रभावशाली प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा था। तो उसी के दृष्टिगत रखते हुए जो है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी जो है दौलताबाद जो है ये कहें कि देवगिरी को बनाना चाह रहा था। दूसरी जो राजधानी थी, दूसरा जो है जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है योजना थी वो सांकेतिक मुद्रा जारी करना था। और सांकेतिक मुद्रा की जो योजना थी वो 1329 में जो है इसके द्वारा रखी गई थी। तो जो योजना जो विशेष तौर पर ये थी कि इसके द्वारा जो सिक्का जो चलाए, जो एक तरीके से सांकेतिक मुद्रा थी, और उसमें जो सिक्के जो वर्तमान में जो चल रहे थे दिल्ली सल्तनत में, उसमें जो चांदी का टका जो चल रहा था और जो तांबे का जो जीतल चल रहा था, तो मोहम्मद जो बिन तुगलक के द्वारा जो प्रतीक मुद्रा के तौर पर चांदी के सिक्के के स्थान पर कांसे का सिक्का चलाया गया था। अगर हम ये बात करें सांकेतिक मुद्रा की बात करें, तो जो वर्तमान में जो मुद्रा वहां चल रही थी दिल्ली सल्तनत में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो वो थी चांदी का टका और तांबे का जीतल। तो चांदी का टका और तांबे का जीतल के स्थान पर जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है एक कांसे का जो है चांदी के सिक्के के स्थान पर कांसे का सिक्का प्रचलित करवाया। और जो सिक्का होता था उसमें अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में ही जो है लेख लिखे होते थे। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजना थी जो है ये योजना जो है वो सफल नहीं हो पाई। अगर हम बात करें इससे पहले, अगर बात करें कि जो सांकेतिक मुद्रा जो थी वो है विश्व के जो अन्य शासक थे, जिनमें जो है चीन के कुबलाई खां थे और ईरान के जो शासक थे गेखातू खां थे, उनके द्वारा भी जो है ये सांकेतिक मुद्रा जो है प्रचलित की गई थी। तो उसी के को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है सांकेतिक मुद्रा जो चलाई गई थी। लेकिन जो मुद्रा जो चलाई गई थी, एक तरीके से जो है मुद्रा तो चला दी गई थी, लेकिन इस पर जो है प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखा गया। तो ऐसी स्थिति में जो जनता थी उसके द्वारा जो चांदी की जो मुद्राएं होती थी उसका भंडारण करना एक तरीके से जो है शुरू कर दिया गया, और ये जो योजना थी जो है वो असफल हो गई। जो है अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की जो चौथी योजना थी वो खुरासान पर आक्रमण था 1330-1331 में। लेकिन अगर जो है खुरासान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में अगर बात किया जाता है तो उसके बाद में एक तरीके से मतभेद की स्थिति है। इतिहासकार जो है इसकी जो है सही स्थिति बता पाने में असमर्थ है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो खुरासान था वो मध्य एशिया में ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र था, और ये जो योजना बनाई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा
जो है जो मध्य एशिया के जो जो शासक था तरमाशरीन, और जो है उससे जो मित्रता हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, उसके आधार पर इसके द्वारा बनाई गई थी। लेकिन इसके लिए एक जो है इस अभियान के लिए जो है एक बड़ी सेना जो है 3,70,000 सैनिकों की एक सेना खड़ी की गई थी, और सेना को जो है 1 वर्ष का जो है वेतन जो है एक तरीके से पूर्व में ही उनको दे दिया गया। लेकिन मध्य एशिया में जो राजनीतिक परिवर्तन होने के कारण जो है इस योजना को त्याग दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो कि जो है योजना को त्याग दिया गया और सेना को भंग कर दिया गया, क्योंकि सेना को 1 वर्ष का वेतन जो है पहले ही दे दिया गया। तो जो विशाल सेना थी उस पर काफी काफी ज्यादा व्यय जो है सुल्तान का हुआ, और सुल्तान की जो सेना की जो है स्थिति जो है वो भी दुर्बल हुई। और ऐसी स्थिति में जो दिल्ली सल्तनत है, या ये कहें कि जो साम्राज्य था, उसमें भी जो है असंतोष का वातावरण जो है उत्पन्न हुआ। सबसे आखिरी योजना थी ये किराचिल अभियान था, जो 1330-31 के आसपास का ही है। और किराचिल का जो क्षेत्र वो माना जाता है, वो जो है हिमाचल की जो पहाड़ियां हैं, कुमायूं जिला है, आधुनिक कुमायूं जिला है, वहां माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कि जो ये अभियान था, ये अभियान भी जो है वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक का असफल हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करी जाए तो उसकी जो योजनाएं थी, जो 5 योजनाओं का विशेष तौर पर उसके शासनकाल में जो विशेष तौर पर जिक्र होता है, और ये योजनाएं जो उसके द्वारा जो चलाई गई थी, वो योजनाएं जो है वो असफल होती हैं। तो अगर हम बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो पहली योजना थी, द्वाब में कर वृद्धि जो थी, और उसके बाद में उसने कर वृद्धि की और जो है तभी अकाल पड़ गया। तो अकाल के समय में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो अपने जो किसान थे उनको सहायता देने के लिए कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की गई। तो प्रश्न कभी कभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कृषि विभाग की जो स्थापना थी दीवान ए अमीर कोही की किसके द्वारा स्थापना की गई, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापना की गई। जैसे ही हमने बात करी थी जो है सैन्य विभाग की हमने बात करी थी, तो जो बलबन के द्वारा, और जो है एक हमने पिछले की भी बात करी थी कि वो किसके द्वारा स्थापित किया गया। ऐसे ही यहाँ दीवान अमीर कोही की भी बात की जाए, या कृषि विभाग की बात की जाए, तो वो किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक। साथ में इसके द्वारा अकाल संहिता तैयार की गई। तो अकाल जो संहिता थी वो एक तरीके से ये इसमें नियम लिखे गए थे कि अगर अकाल आता है तो उसके लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे, और किस किस अधिकारी की जो है क्या क्या जिम्मेदारी होगी। तो अकाल संहिता तैयार की गई। तो ऐसी अकाल जो संहिता थी वो मध्यकाल में भी तैयार की गई, और बाद में जो है जो अगर आधुनिक भारत की बात करें, ब्रिटिश शासनकाल की बात करें, तो उसमें भी जो है अकाल संहिता जो है तैयार की गई थी। साथ में इसके द्वारा जो है अकाल जो था करीबन 7 साल तक अकाल रहा था। तो ऐसी स्थिति में इसके द्वारा सिंचाई के लिए कुएं खुदवाए गए, और अकालग्रस्त जो किसान थे उनको तकावी ऋण जो है प्रदान किए गए। तो अपने जो कृषक थे, एक तरीके से जो अकाल के दौरान जो है उनकी स्थिति काफी खराब हो गई, तो उनको राहत प्रदान करने के लिए इसके द्वारा ये प्रयास किए गए। अब हम बात करें, चूंकि मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसकी जो अधिकांश जो 5 योजनाएं थी वो असफल हुए, और इन असफलताओं के कारण ही उसके साम्राज्य में जो है विद्रोह होना प्रारंभ हो गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें, या पूरी दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो जो सबसे ज्यादा जो विद्रोह हुए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही हुए, और सबसे ज्यादा जो विद्रोह हुए थे 27 विद्रोह वो दक्षिण भारत में हुए थे। 1351 में सिंध के विद्रोह को दबाते हुए, सिंध के जो विद्रोह को दबाते हुए जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान था उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो है बदायूं का एक कथन है, वो कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से जो है मुक्ति मिल गई। क्योंकि इल्तुतमिश एक तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक तरीके से विरोधाभासी जो है व्यक्तित्व का व्यक्ति था, और इसके द्वारा जो योजना चलाई गई थी उनका उद्देश्य तो ठीक था, लेकिन वो योजनाएं जो है वो असफल रही, और उनसे जो है जनसाधारण जो था उसको जो है काफी कष्ट हुआ। तो ऐसी स्थिति, उस स्थिति को देखते हुए बदायूं, और ये एक जो है बदायूं का कथन है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से
मुक्ति मिल गई। साथ ही इतिहासकार एल्फिस्टन का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक में है पागलपन का कुछ अंश था। दिल्ली सल्तनत का जो है मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने हिंदुओं के जो त्योहार थे उसमें विशेष तौर पर भाग लिया। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की जो है धार्मिक नीति की अगर बात करें तो ये धार्मिक तौर पर जो है सहिष्णु व्यक्ति था और इसने बहुसंख्यक हिंदुओं को जो है एक तरीके से वो जो है अपने शासन काल में उनको योग्यता के आधार पर इसके द्वारा जो है पद प्रदान किए गए थे। अगर हम बात करें, इसने जो है एक साई राज नाम के एक हिंदू को अपना मंत्री नियुक्त किया था। साथ में जो है दक्षिण भारत में अपना जो नायब वजीर के तौर पर धारा नामक एक हिंदू तो उसको नियुक्त किया था। और वो हिंदुओं के जो भी धार्मिक उत्सव होते थे, विश्व स्तर पर हम जो होली की बात कर रहे हैं, तो ये उनमें जो एक तरीके से उत्साह पूर्वक जो है उनमें भाग लेता था। साथ में ही जो है ये जो योगी जो होते थे उनसे भी जो है स्वतंत्रता पूर्वक ये मिलता था। साधुओं के लिए इसने ठहरने के लिए जो है धर्मशालाएं और गायों की रक्षा के लिए गौशालाओं का निर्माण इसको द्वारा किया गया। साथ में ही जो अन्य जो जैन संत थे, इसने जैनों के लिए भी मंदिर बनवाए और जैन संतों को भी भूमि अनुदान इसके द्वारा दिए गए। अगर हम बात करें, अगर हम मुस्लिम जो है उसकी बात करें तो सूफी, लेकिन ये सूफी जो थे उसमें सूफीवाद में विश्वास नहीं करता था। लेकिन जो सूफी संत जो थे, जो कि अभी आपके सिलेबस में ही है, उन जो सूफी संत थे उनका बहुत अधिक आदर करता था। ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने अजमेर स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जो है इसके द्वारा जो है दरगाह की यात्रा की गई। साथ में ही बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी जो है उनके मकबरे का इसके द्वारा दर्शन किए गए। मैं दोबारा रिपीट कर दूं यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने अजमेर स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे का इसके द्वारा दर्शन किया गया। तो एक तरीके से ये जो है इसकी धार्मिक जो नीतियां थी वो सहिष्णु थी और सभी धर्मों के एक तरीके से, जो चाहे हम हिंदुओं की बात करें या जैन विद्वानों की बात करें या सूफी संतों की हम बात करें, तो एक तरीके से सभी के साथ इसके द्वारा मेल मिलाप की नीति अपनाई गई। अब हम बात करते हैं फिरोज तुगलक की। जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है 1351 में था, जो है सिंध के विद्रोह को दबाते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद फिरोज तुगलक जो है शासक बना और ये जो है 1351 से जो है 1388 तक ये इसका शासन काल रहा था। और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। तो ये जो एक तरीके से शासक के तौर पर अगर देखा जाए तो इसके द्वारा जो दिल्ली सल्तनत के जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जितने भी विद्रोह हुए थे और उनसे जो है दिल्ली सल्तनत के जो क्षेत्र थे जो स्वतंत्र हो गए थे, उनको इसके द्वारा विजित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अगर हम बात करें, जो फिरोज तुगलक था एक तरीके से धर्मांध इसकी व्यक्ति था। इसकी जो नीतियां थी वो सहिष्णु नीति थी और उसने जो है उलेमा वर्ग को एक तरीके से प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अभी तक जो जजिया कर था उससे ब्राह्मण और महिलाएं और अपंग व्यक्ति या विक्षिप्त व्यक्ति जो होते थे उनको मुक्त रखा गया था। लेकिन फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। साथ में फिरोज तुगलक के द्वारा जो है कुछ नगरों की स्थापना की गई, जिसमें विशेष तौर पर हिसार फिरोजा, जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और दिल्ली में इसने फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने जो है लोगों को रोजगार देने के लिए रोजगार दफ्तर की स्थापना की गई जो बेकार व्यक्तियों को कार्य देता था। साथ में इसके द्वारा जो है दीवान खैरात की स्थापना की गई, जो मुस्लिम जो अनाथ स्त्रियां और जो विधवाएं थी उनको आर्थिक सहायता जो है इस विभाग का कार्य था। इसने अपने आप को खलीफा का नायब पुकारा और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया। फिरोज तुगलक का जो उत्तराधिकारी था नासिरुद्दीन महमूद, उसके शासनकाल में मध्य एशिया के जो महान मंगोल
जो 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 शासक था, जो है सेना नायक था, तैमूर के द्वारा 1398 में भारत पर आक्रमण किया गया। और नासिरुद्दीन महमूद, चूंकि जो है तैमूर के आक्रमण के बाद जो एक स्थिति जो है दिल्ली सल्तनत में स्थिति जो है काफी अस्त व्यस्त हो गई, और उसका जो अधिकांश जो था, एक तरीके से बात करें जो राज्य क्षेत्र थे वो जो है स्वतंत्र हो गए थे। और तो जो लोग थे एक तरीके से ये व्यंग करने लगे कि नासिरुद्दीन महमूद पर लोग व्यंग करते थे कि जो शहंशाह है उनकी जो एक तरीके से जो सत्ता है वो दिल्ली से पालम तक है। तो ये जो क्षेत्र था दिल्ली से पालम तक का, एक तरीके से बहुत छोटा सा क्षेत्र था। और कहाँ इससे पहले अगर हम बात करें इनके जो पूर्वज जो थे, अगर एमबीटी की मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें या फिरोज तुगलक की हम बात करें, तो उन्होंने पूरे अधिकांश जो भारतीय क्षेत्र थे उस पर शासन किया। और लोग जो है नासिरुद्दीन महमूद के लिए ये व्यंग करते थे कि सुल्तान की जो सत्ता है वो दिल्ली से पालम तक है। अब हम बात करेंगे सैयद वंश की। तो सैयद वंश के जो शासक थे 1451 तक इनके द्वारा शासन किया गया। और सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खां था। और मंगोल जो आक्रमण था, तैमूर जो शासक था उसके द्वारा जो आक्रमण किया गया था उसको इसके द्वारा जो है जो खिज्र खां था उसके द्वारा उसको जो सहयोग प्रदान किया गया था खिज्र खां के द्वारा। तो उसकी सेवाओं के बदले, खिज्र खां की जो सेवाओं के बदले तैमूर ने उसको लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की इसके द्वारा जो है सूबेदारी सौंपी गई थी। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि जो है एक तरीके से जो सामान्य इसकी जो उपाधि थी उसको ही इसके द्वारा धारण किया गया। हम सैयद वंश के नेक्स्ट शासक की अगर बात करें, अलाउद्दीन आलम शाह जो था, इसने 1443 से 1451 तक इसने शासन किया। और ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। इस शासक को जो है बहलोल लोदी के द्वारा इसको गद्दी से उतार दिया गया और लोदी वंश की स्थापना की गई। अब हम बात करेंगे लोदी वंश की। तो लोदी वंश 1451 से 1526 तक रहता है। अलाउद्दीन आलम शाह जो था उसके द्वारा स्वेच्छा से अपनी गद्दी का त्याग कर दिया गया था और बहलोल लोदी गाजी के नाम से दिल्ली के शासन पर बैठा। और जो है दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो उस पर जो एक साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई। अगर हम अभी तक बात करें जो है चाहे हम जो है मामलुक वंश या जो है गुलाम वंश की बात करें, उसके बाद में हम बात करें खिलजी वंश की बात करें तो उनके जो शासक थे वो तुर्क थे। और जो है तुगलक जो थे वो रक्त में मिश्रण के थे। और सैयद की बात करें और उसके बाद हम बात करें तो जो है लोधी वंश की अगर हम बात करें तो इसके जो शासक थे वो अफगान जो है एक तरीके से अफगान थे। तो इन्होंने दिल्ली में जो है वो अफगान साम्राज्य की इनके द्वारा नींव जो है डाली गई। बहलोल लोदी जो है उसकी जो मुख्य सफलता थी जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाना, क्योंकि जो है तुगलक वंश के बाद जो है दिल्ली सल्तनत से जो जौनपुर जो है वो स्वतंत्र हो गया था। तो बहलोल लोदी के द्वारा जौनपुर जो राज्य था उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो सिकंदर लोधी था। और सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी था और ये जो है इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। 1504 में इसने राजस्थान के जो राजपूत शासक थे उन पर जो है अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए और व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोधी के द्वारा 1504 में आगरा नगर की स्थापना की गई और 1506 में सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अब हम बात करें सिकंदर लोधी के द्वारा जो है आर्थिक क्षेत्र में भी जो है सुधार के प्रयास किए गए और उसने भूमि की जो एक तरीके से जो है माप के लिए इसके द्वारा एक पैमाना जो है चलाया गया जो गजे सिकंदरी के नाम से था और ये जो है 30 इंच का होता था। अगर हम बात करें जो है सिकंदर लोधी की अगर बात करें तो सिकंदर
लोधी जो है एक तरीके से धार्मिक जो है कुछ इसके अपने जो एक तरीके से अलग तरीके थे। तो इसके द्वारा जो मुस्लिम जो एक तरीके से जो मुहर्रम और ताजिया जो निकालते थे उस जो है वो उसके द्वारा बंद कर दिए गए। साथ में जो मस्जिद जो थी उनको इसके द्वारा सरकारी संस्थान का उनको द्वारा रूप दिया गया और उनको शिक्षा का केंद्र बनाया गया। अब बात करें सिकंदर लोधी ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। जैसे कि हमने बात करी थी कि जो है हिंदुओं का यहाँ विशेष तौर पर जो मानना है वो ब्राह्मणों का है, क्योंकि तो ब्राह्मणों को अभी तक जो है जजिया कर से मुक्त रखा गया था। लेकिन जो फिरोज तुगलक ने लगाया था तो वही नीति जो है सिकंदर लोधी के द्वारा प्रारंभ की गई। सिकंदर लोधी के द्वारा आयुर्वेदिक के एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया जिसका नाम फरांगे सिकंदरी रखा। साथ में इसके शासनकाल में एक गान विद्या का एक ग्रंथ था, उसका नाम जो है लज्जत ए सिकंदरी के नाम से उसकी रचनाएं हुई। सिकंदर लोधी गुलरुखी के नाम से फारसी में जो है कविताएं लिखता था। ये गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी जो है दिल्ली के शासन पर बैठा और 1526 के पानीपत के युद्ध में जो है बाबर के द्वारा जो है सिकंदर जो है इब्राहिम लोधी की हार हुई और उसके बाद में भारत में जो है दिल्ली सल्तनत जो था उसका पतन हो गया। साथ में जो लोधी वंश है उसका भी पतन हुआ, दिल्ली सल्तनत का भी पतन हुआ और भारत में मुगल वंश की जो है वो स्थापना हुई। तो यहाँ जो है आपका एक तरीके से हम बात करें कि जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं, जो एक तरीके से जो राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको हमने आज जो है यहाँ कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत के जो अन्य आयाम हैं, जो है आर्थिक हैं, अगर हम बात करें सामाजिक हैं और अगर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। साथ में ही जो अन्य जो क्षेत्रीय राज्य थे, अगर दक्षिण भारत की हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है बहमनी जो साम्राज्य और साथ में जो है विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई दक्षिण भारत में, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो विद्रोह हुए थे उन्हीं से जो है जो राज्य जो है साम्राज्य की स्थापना हुई उसका अध्ययन करेंगे। साथ में जो है सूफी जो संत थे उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इस समय कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो।